हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो ट्रांसफार्मर एंड स्टेबलाइजर कोर्स के चौथे दिन की वीडियो है। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ट्रांसफार्मर में जो कोर लगता है वो क्यों लगता है, उसका क्या काम होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कोर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर में जो चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है प्राइमरी वाइंडिंग में, उस चुंबकीय फ्लक्स को सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफ़र करने के लिए यह कोर का इस्तेमाल किया जाता है। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इस चित्र के माध्यम से उस चीज़ को हम समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में एक हमने बेस तैयार कर दिया और इस साइड भी एक वाइंडिंग हम कर देते हैं और एक दूसरे साइड भी वाइंडिंग कर देते हैं। जैसा कि आपको पहले ही दिन हमने इस कोर्स में बता रखा है कि जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें एक जो है कि प्राइमरी वाइंडिंग होता है और दूसरा जो है कि सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। प्राइमरी वाइंडिंग वह होता है जिस पर हम सप्लाई इन करते हैं, तो यहाँ पर हम इनपुट कर रहे हैं और यह जो इनपुट सप्लाई है वो एसी वोल्टेज होता है और इधर से जो हम आउटपुट ले रहे हैं वह भी क्या है, एसी वोल्टेज ही होगा और ये आउट होता है यानी बाहर निकलता है। अब इस ट्रांसफार्मर में यदि आप ध्यान से देखें तो प्राइमरी वाइंडिंग जो है सेकेंडरी वाइंडिंग से बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में चला जाता है। ये कैसे होता है, इस चीज़ के बारे में भी हमने बताया था। थोड़ा सा और अभी जान लीजिए कि इस प्राइमरी वाइंडिंग में जब हम कोई सप्लाई देते हैं, एसी वोल्टेज जब भी देते हैं, तो इसमें जो है एक चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है। इसमें कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र तैयार होता है और इस चुंबकीय क्षेत्र को इस सेकेंडरी वाइंडिंग के तरफ पहुंचाने का जो काम करता है वही जो है कोर कहलाता है। ये जो बीच में आप दो लाइन देख रहे हैं यह जो है कि कोर है, इसी को हम कोर कहते हैं और कोर को इसीलिए लगाया जाता है ताकि प्राइमरी वाइंडिंग का जो चुंबकीय फ्लक्स है अधिक से अधिक मात्रा में सेकेंडरी वाइंडिंग में पहुंच सके। लेकिन फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे कि जो कोर होता है वो कैसा होता है, देखने में कैसा है। तो आप इस चित्र को देख सकते हैं, ये जो है कि EI कोर है। इसके द्वारा जो ट्रांसफार्मर बनता है कुछ इस तरीके से दिखता है, इसको हम EI ट्रांसफार्मर कहते हैं। इसके बाद जो है कि ये कोर आप देख रहे हैं गोल वाला, इसको हम कहते हैं टोरॉइडल कोर। अब इस टोरॉइडल कोर के द्वारा जो ट्रांसफार्मर तैयार होता है उसको टोरॉइडल ट्रांसफार्मर कहा जाता है। बात करते हैं कि ये दोनों में बेस्ट कौन होता है। तो इन दोनों की तुलना करने से पहले आपको यह बात जानना होगा कि जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है जिस कोर के द्वारा बनाए जाने पर उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वही कोर जो है कि हमारे ट्रांसफार्मर के लिए बेस्ट होगा। अब ये एफिशिएंसी क्या है, तो ये अंग्रेजी शब्द है। यदि आपको इस अंग्रेजी शब्द का हिंदी पता चल जाए तो समझ जाइए कि पूरा समझ में आ जाएगा। हिंदी में एफिशिएंसी को बोला जाता है क्षमता, यानी कि इस ट्रांसफार्मर की क्षमता जिस कोर के द्वारा बनाए जाने पर अधिक रहेगी वही कोर इस ट्रांसफार्मर के लिए क्या होगा, बेस्ट होगा। अब इस एफिशिएंसी को हम कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं कि कोई भी मशीन होती है जिसको हम इधर के तरफ 100% पावर देते हैं तो इधर के तरफ वो 100% हमको आउटपुट नहीं दे पाती है, कुछ ना कुछ इसकी हानियां हो जाती है, यानी कुछ ना कुछ पावर जो है कि यहाँ से लॉस जरूर होगा। लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर में वो कितना लॉस होता है, तो यह 90% से लेकर के 95% तक हमको इससे पावर मिल जाता है। जब हम इधर 100% देंगे तो इधर 90 या 95% इसके पावर को इस्तेमाल कर सकते हैं। पावर अलग चीज़ होता है, ना कि आप वोल्टेज को ना समझ जाएं कि वो पावर है, क्योंकि आप इधर समझेंगे कि आपके दिमाग में ये चलेगा कि इधर हम जितना वोल्टेज देते हैं उसको हम घटा बढ़ा सकते हैं, या 100 देंगे तो हम 200-500 कर सकते हैं। तो ये पावर और वोल्टेज दोनों अलग अलग है, यानी कि जो इसकी शक्ति है यानी कार्य करने की जो क्षमता है, यदि आप इधर से 100% दे रहे हैं तो इधर से उसकी जो क्षमता होगी 10% या 5% घट जाती है। अब इसी के आधार पर हम समझते हैं कि जो कोर होता है किस कोर के साथ 90% इसकी क्षमता रहेगी और किस कोर के साथ 95% इसकी क्षमता होगी। तो जो EI कोर होता है उसके साथ इसकी जो क्षमता होती है, यानी कि EI कोर के द्वारा जो ट्रांसफार्मर बनाया जाता है उसकी जो क्षमता होती है 90% उसकी एफिशिएंसी मानी जाती है। 90 से 95 यानी कि ये उसके बीच में कहीं ना कहीं काम कर रहा होता है। यदि हम
टोरॉइडल कोर की बात करें तो वह 95% तक का एफिशिएंसी हमको दे देता है, यानी कि उसकी क्षमता 95% तक होती है। यानी कि जब हमने एफिशिएंसी के द्वारा तुलना किया दोनों कोर के बीच में, तो टोरॉइडल कोर जो होता है EI कोर से बेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं कि किस कोर के साथ आप ट्रांसफार्मर को आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो आसानी से तैयार और कम समय में तैयार की बात करें तो टोरॉइडल ट्रांसफार्मर जो होता है बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है, लेकिन इसको तैयार करने के लिए एक परफेक्ट मशीन की आवश्यकता होती है। यदि वो मशीन आपके पास है तो समझ लीजिएगा कि उसको तैयार करना आसान होता है, आप आसानी से उस ट्रांसफार्मर को तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास वो मशीन नहीं है, आप हाथ से उसको वेल्डिंग करना चाहें तो यह मुश्किल है, नहीं हो पाएगा जल्दी से। लेकिन यदि हम EI कोर के ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसको आप नॉर्मल सी मशीन लेकर के, यानी एक कम रेंज की मशीन लेकर के आराम से जो है कि ट्रांसफार्मर को वेल्डिंग कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो हाथ से भी उस ट्रांसफार्मर को वेल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन दोनों में यदि समय की बात करें तो कम समय में कौन तैयार होता है, तो आपका जो टोरॉइडल ट्रांसफार्मर है कम समय में तैयार होगा, और जो EI ट्रांसफार्मर है उसको तैयार होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, क्योंकि EI कोर वाले ट्रांसफार्मर को पहले जो है कि एक बॉबिन पर उसके वेल्डिंग किए जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर जो है कि कोर ठोका जाता है, तब जा करके एक EI ट्रांसफार्मर तैयार हो जाता है। लेकिन टोरॉइडल कोर के अंदर जो है कि ऐसा कुछ नहीं है, सीधे सीधे कोर के ऊपर यानी कि इंसुलेशन लपेट करके सीधे सीधे आप उसके ऊपर वाइंडिंग कर देंगे, उसमें जो है बॉबिन वगैरह अलग से लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे तो EI कोर वाले जो ट्रांसफार्मर होते हैं बहुत ज़्यादा हमारे मार्केट में दिखते हैं, या फिर जहाँ पर भी हम देखते हैं EI कोर वाले ट्रांसफार्मर ही दिखते हैं। अब इसका रीज़न ये है कि यह आसानी से इसके EI कोर मिल जाते हैं, इसकी मशीन वेल्डिंग करने वाली सस्ती होती है, और आप हाथ से भी इसको वेल्डिंग कर सकते हैं। समय थोड़ा सा लग सकता है, लेकिन आप आसानी से घर पर भी इसको बना सकते हैं। लेकिन जो टोरॉइडल ट्रांसफार्मर होता है उसको बनाने के लिए एक परफेक्ट मशीन की आवश्यकता होती है, जो कि बहुत महंगी आती है, जिसे जो है कि बहुत लोग नहीं लगवा पाते हैं। तो इस वजह से जो है ज़्यादातर जो है हमारे EI कोर वाले ट्रांसफार्मर दिखते हैं। लेकिन यदि आप आसानी से बनाने की बात करें या फिर ज़्यादा बढ़िया काम करने की बात करें तो हमारा टोरॉइडल कोर बढ़िया काम करता है। अब जो है हम बात करेंगे कि ये जो दोनों ट्रांसफार्मर हैं, चाहे EI कोर हो चाहे आपका टोरॉइडल कोर का ट्रांसफार्मर हो, किस प्रकार के धातु से बनाए जाते हैं। तो इनको बनाने के लिए सिलिकॉन स्टील का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन स्टील जो है कि बहुत कुछ खास नहीं है, इसमें 93% तक जो है कि लोहा होता है और प्लस 7% तक जो है कि सिलिकॉन होता है। लोहे के बारे में तो आपको पता होगा कि लोहा क्या है, आप अगल बगल आसपास अपने आप देख सकते हैं। लेकिन सिलिकॉन क्या होता है उस चीज़ को आप इस चित्र में देख सकते हैं। कुछ इस तरीके का एक खनिज पदार्थ है जिसके अंदर दो महत्वपूर्ण गुण होते हैं, जिसके वजह से इसके अंदर उसे मिलाया जाता है। पहला गुण ये है कि उसका रजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जो कि हमारे ट्रांसफार्मर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि जो कोर हम लगाएंगे यह ध्यान में रखा जाता है कि कोर का रजिस्टेंस ज़्यादा हो। क्यों ज़्यादा रखना है यह भी हम जो है कि आगे बात करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा जो है कि इसके अंदर गुण होता है चुंबकीय गुण। इसके अंदर जो है कि चुंबकीय गुण भी होता है, जिससे जो है कि हम कोर के अंदर मिला देते हैं तो कोर में भी कुछ चुंबकीय गुण आ जाते हैं। तो इस तरीके से दो गुण होने के कारण हम सिलिकॉन को इस लोहे के अंदर मिलाते हैं, जिससे हमारे सिलिकॉन स्टील का निर्माण होता है। और उस सिलिकॉन स्टील के द्वारा जो कोर तैयार होता है उस कोर में भी दो गुण आ जाते हैं। पहला तो उसका रजिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है, और दूसरा जो है कि उसमें चुंबकीय गुण भी आ जाता है। तो इस तरीके से दो गुणों को मिलाने के लिए ही हम क्या करते हैं, उसके अंदर सिलिकॉन मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिससे कि सिलिकॉन स्टील का कोर बन जाता है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि इन दोनों प्रकार के कोर को तैयार करने के लिए क्या क्या प्रोसेस होता है। तो दोनों प्रकार के कोर को तैयार करने के लिए पहले तो इस सिलिकॉन स्टील की एक लंबी सी चादर तैयार की जाती है, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से चादर तैयार की जाती है। EI कोर के लिए EI कोर के मशीन के अंदर डाला
जाता है, जिससे कि इसमें EI कोर से मतलब EI आकार का ढांचा तैयार कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा EI कोर कैसे बनता है। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो टोरॉइडल कोर है वो कैसे बनाया जाता है। तो टोरॉइडल कोर को बनाने के लिए पहले तो ये जो चादर है इसको एक निश्चित चौड़ाई में काटा जाता है और काटने के बाद जो है कि एक निश्चित लेयर तक इसको लपेटा जाता है। लपेटने के बाद आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आकार बन जाता है। अब इसको तैयार करने के बाद इसके ऊपर से एक जो है इंसुलेशन लगा दिया जाता है और उस इंसुलेशन के ऊपर हम वेल्डिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से आप दोनों कोर के बारे में समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में जो ये 10% या 5% एफिशिएंसी गायब हो रही है वो किसके वजह से गायब हो रही है। तो इसी को कहते हैं हम ट्रांसफार्मर हानि। और ये ट्रांसफार्मर हानि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है और ये तीनों प्रकार के हानियों के बारे में समझेंगे हम लोग। पहला हानि होता है हिस्टैरिसीस हानि। हिस्टैरिसीस हानि, हिस्टैरिसीस हानि हो गया। दूसरा होता है कॉपर हानि, कॉपर हानि। और तीसरा होता है एडी करंट हानि, एडी करंट हानि, करंट हानि। अब ये तीनों प्रकार के जो हानियां हैं ये ट्रांसफार्मर के अंदर होती हैं। यदि हम चाहें कि ये तीनों हानियां बिल्कुल ना हो तो ऐसा संभव ही नहीं है। बस हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों हानियों को कम किया जा सकता है, ना कि ख़त्म किया जा सकता है। चलिए हम एक एक करके समझते हैं हिस्टैरिसीस हानि क्या होता है। तो हिस्टैरिसीस हानि के लिए हम प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग, दोनों वाइंडिंग को हम समझेंगे। इन वाइंडिंगों के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो है कि गति करते हैं। यानी कि ये नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझिए कि इसके अंदर विद्युत धारा चलता रहता है और जब विद्युत धारा इसके अंदर घूमता रहता है तो इस विद्युत धारा के घूमने के साथ साथ इस तार के आसपास एक ऊष्मा जनरेट होता है, यानी कि गर्मी पैदा होता है। और उस धारा के द्वारा जो गर्मी उत्पन्न हो रहा है, जो ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है, उस ऊष्मा के रूप में जो है कि कुछ ट्रांसफार्मर की जो ऊर्जा होती है वो लॉस हो जाती है, यानी कि उसकी हानि हो जाती है। उसी हानि को हम क्या कहते हैं, हिस्टैरिसीस हानि कहते हैं। यानी कि इस हानि के वजह से हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो गर्म होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कॉपर हानि क्या होता है। तो कॉपर हानि का मतलब आपको पता है कि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर या तो कॉपर मटेरियल डाला गया होगा या फिर एल्युमिनियम मटेरियल डाला गया होगा। तो एल्युमिनियम या फिर कॉपर दोनों में ही जो है रेजिस्टेंस का मात्रा कुछ न कुछ होता है। चाहे आप कॉपर की बात करें या फिर एल्युमिनियम की बात करें तो दोनों में जो है कि रेजिस्टेंस वैल्यू कुछ न कुछ होती है। तो इस रेजिस्टेंस के कारण जो हमारे ट्रांसफार्मर का ऊर्जा व्यय हो रहा है, यानी कि उसका जो एफिशिएंसी वहाँ पर समाप्त हो रहा है, उसको हम कहते हैं कॉपर हानि। यानी कि कॉपर के रेजिस्टेंस के वजह से जो हमारा ऊर्जा का नाश होता है या फिर उसकी हानि होती है उसको हम कहते हैं कॉपर हानि। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडी करंट हानि। एडी करंट को थोड़ा समझना जो है मुश्किल तो नहीं है, लेकिन समझने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है आपको। आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने जो है प्राइमरी वाइंडिंग में यह जो है कि सप्लाई दिया, तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स तैयार होता है और यह चुंबकीय फ्लक्स को दूसरे वाइंडिंग में भेजने का काम कौन कर रहा है, कोर करता है। अब यह कोर जो है कि इस चुंबकीय क्षेत्र को दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए लगाया गया है। लेकिन एक बात और सत्य है कि यदि जो चुंबकीय फ्लक्स के बीच में यदि आप कोई धातु को रख देते हैं, धातु की प्लेट को रख देते हैं, तो इस प्लेट के अंदर एक धारा उत्पन्न होती है। इस धारा को हम कहते हैं भंवर धारा या उसी को हम कहते हैं ईडी करंट। ईडी को ही हिंदी में भंवर बोला जाता है। ईडी करंट कहिए या फिर भंवर धारा कहिए। ये भंवर धारा उत्पन्न कहाँ से हुआ, जो ये चुंबकीय फ्लक्स घट या बढ़ रहा है उसी घटते बढ़ते मान के वजह
वजह से इस प्लेट के भीतर जो है कि एक करंट उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईडी करंट कहते हैं। अब ईडी करंट के वजह से भी क्या होता है, उष्मा ही उत्पन्न होता है, कुछ नहीं होगा, उष्मा ही उत्पन्न होगा, यानी कि गर्मी ही उत्पन्न होगी। जैसे हिस्टैरिसीस हानि में इस कॉइल के अंदर करंट के वजह से उष्मा उत्पन्न हो रहा था, ईडी करंट में क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के वजह से जो है कि इसके अंदर ईडी करंट आया और ईडी करंट के वजह से इसके अंदर उष्मा उत्पन्न हो गया, और इसके वजह से जो है कि हमारे इस ट्रांसफार्मर में कुछ हानि उत्पन्न होती है। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि इन तीनों प्रकार के हानियों को कम करने के लिए हम इसमें क्या उपाय कर सकते हैं। तो हिस्टैरिसीस हानि को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का उपयोग करेंगे, जिससे कि हमारा जो है कि हिस्टैरिसीस हानि कम हो सकता है। उसके बाद कॉपर हानि को कम करने के लिए हम यह ध्यान रखेंगे कि इसके अंदर जो कॉपर उपयोग किया जा रहा है या फिर जो भी धातु उपयोग किया जा रहा है उसका जो है कि रेजिस्टेंस कम से कम हो सके। उसके बाद ईडी करंट को कम करने के लिए हम यह ध्यान रखेंगे कि जो कोर लगाया जा रहा है, एक दूसरे के बीच में जो कोर लगाया जा रहा है, उस कोर के बीच में यदि हम लेमिनेशन कर दें, यानी कि उसमें हम वार्निश लगा दें, तो जिससे कि ईडी करंट को कम से कम किया जा सकता है। और साथ ही साथ इस करंट को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, यानी कि रेजिस्टेंस का मान जिसमें अधिक होगा, जिस कोर में, उसमें जो है कि ईडी करंट कम से कम उत्पन्न हो सकती है और उससे जो है कि हानि भी बहुत कम से कम हो सकता है। और एक और चीज़, जैसे कि आपको ये बताया गया कि नहीं, ये जो भंवर धारा है, प्लेट जो हम इसके बीच में रखते हैं, दोनों वाइंडिंगों के बीच में जब हम प्लेट रखते हैं यानी कोर रखते हैं, तो कोर में इस तरीके से भंवर धारा उत्पन्न होता है। यदि हम कोर को पतला पतला कर देते हैं, यानी एकदम पतला पतला टुकड़ों टुकड़ों में बांट करके हम इसके अंदर उस प्लेट को डालते हैं, तो होता क्या है कि ये जो भंवर धारा है, मान लेते हैं कि मोटा है तो इतना बड़ा में भंवर धारा उत्पन्न हुआ। यदि हम इसको दो भागों में बांट देंगे तो क्या होगा, ये जो धारा है कुछ इस तरीके से इसमें और इसमें दोनों में बट जाएगा। यदि हम इसी को चार भागों में बांट देंगे, यानी कि इसमें दुगो, इसमें दुगो, इसमें, तो इस तरीके से जो भंवर धारा है इसका मान जो है कि धीरे धीरे कम हो जाता है। यही कारण है कि हम जो है कि कोर को टुकड़ों टुकड़ों में करके, यानी कि 1 बाई 1 करके, एक पर एक लेयर चढ़ा करके हम यहाँ पर कोर को लगाते हैं। नहीं तो हम एक मोटा सा लोहे का टुकड़ा ही इसके बीच में डाल देते हैं। लेकिन यदि ऐसा किया जाएगा तो हमारा ईडी करंट जो है कि बढ़ जाएगा, यानी कि भंवर धारा का मान बढ़ जाएगा, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा गर्म होगा। यही कारण होता है कि हम जो है कि यहाँ पर कोर को पतला पतला करके सीट में लगाते हैं, चाहे वो टोरॉइडल कोर हो, चाहे हमारा EI कोर हो। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिल गई होगी। कोर से संबंधित जितनी भी बातें थी हमने इस वीडियो में आप सभी लोगों को बता दिया है, और हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें जो है कि समझ में भी आ गई होगी। यदि किसी का कोई सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।